Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम एक वाकई बड़े दिलचस्प संगम पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। कैसे भारत का जो सदियों पुराना ज्ञान है, परंपराएं हैं, जैसे मान लीजिए आयुर्वेद या ज्योतिष, वो आज की एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, उसके साथ कैसे मिल रही हैं। ये देखना वाकई काफी रोचक है। हमारे पास इसके लिए कई अलग अलग तरह के स्रोत भी हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, डेक्कन हेरल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून जैसे अखबारों की रिपोर्ट्स हैं। फिर WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक महत्वपूर्ण पड़ताल है, पबमेड की एक मेडिकल रिसर्च समीक्षा भी है। अच्छा। और साथ में ड्यूक AI हेल्थ और ऑस्ट्रेलिया के CSIRO जैसे संस्थानों से कुछ ताज़ा तकनीकी अपडेट्स भी मिले हैं। तो काफी कुछ है खंगालने के लिए। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन सब अलग अलग जानकारियों को एक साथ रखकर देखें और समझे कि भाई चल क्या रहा है, ये मेलजोल कितना गहरा है और भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। चलिए जरा इन स्रोतों की तहों में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये संगम इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि हम अक्सर तकनीक को सिर्फ भविष्य बनाने वाली चीज की तरह देखते हैं। हाँ, सही कहा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे AI जैसी बिल्कुल नई तकनीक हमारे पुराने ज्ञान को न सिर्फ सहेज रही है बल्कि उसे एक नया आज के जमाने का रूप दे रही है, उसे रेलेवेंट बना रही है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत करते हैं एक बड़ी सरकारी पहल से। इकोनॉमिक टाइम्स और इंडिया टुडे दोनों में इसका जिक्र मिला। TKDL की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL, इसका एक तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। सुनने में तो ये एक लाइब्रेरी जैसा लगता है ना, लेकिन अब इसमें AI का, कहना चाहिए, तड़का लग गया है। हाँ, मतलब सिर्फ डिजिटल आर्काइव नहीं है अभी। नहीं, बताया गया है कि इसमें मशीन लर्निंग और NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कंप्यूटर को हमारी भाषा समझने में मदद करती है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, किस लिए? आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सुअरिकपा, होम्योपैथी, इनके हजारों साल पुराने नुस्खों और ज्ञान को एक व्यवस्थित, स्ट्रक्चर्ड तरीके से जमाने के लिए। ये आयुष ग्रिड इकोसिस्टम का हिस्सा है शायद। हाँ, बिल्कुल, जो आगे चलकर रिसर्च से लेकर ऑनलाइन सलाह तक कई चीजों में मदद कर सकता है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब AI का इस्तेमाल यहाँ ज्ञान को स्ट्रक्चर्ड और सर्चेबल बना रहा है। आप सोचिए, हजारों साल पुरानी पांडुलिपियों या ग्रंथों में जो जानकारी छिपी है, हाँ, उसे AI की मदद से सेकंडों में खोजा जा सकता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है। ये पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक जांच पड़ताल के लिए खोल रहा है। और शायद इसी वजह से इसे अब ग्लोबल लेवल पर भी पहचान मिल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया और ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स WHO की एक रिपोर्ट का हवाला दे रही थी। हाँ, ये एक बहुत अहम मोड़ है। WHO ने ITU और WIPO के साथ मिलकर पारंपरिक चिकित्सा में AI के इस्तेमाल पर एक ग्लोबल टेक्निकल रिपोर्ट जारी की है। अच्छा। और उसमें भारत के प्रयासों की, खास तौर पर TKDL की और साथ ही आयुर्जेनोमिक्स और AI आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स की काफी तारीफ की गई है। अरे वाह। रिपोर्ट इसे दुनिया भर के लिए एक तरह से अपनाने लायक मॉडल के तौर पर देख रही है। तो ये सिर्फ भारत की बात नहीं रही अब। WHO इसे वैश्विक स्वास्थ्य के भविष्य के लिए एक पोटेंशियल रास्ते की तरह देख रहा है। ये तो पारंपरिक ज्ञान को एक नई लेजिटिमेसी, एक नई वैधता दे रहा है ना। निश्चित रूप से। WHO जैसी वैश्विक संस्था की मान्यता बहुत मायने रखती है। ये पारंपरिक चिकित्सा को सिर्फ, आप कह सकते हैं, घरेलू नुस्खों या अंधविश्वास के दायरे से निकालकर हाँ, साक्ष्य आधारित, एविडेंस बेस्ड बनाने की जो कोशिशें हैं, उनको बल देती है। और ये आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ इसके तालमेल का रास्ता भी खोलता है। ये सिर्फ ज्ञान का संरक्षण नहीं है, बल्कि उसका वैज्ञानिक मूल्यांकन और इंटीग्रेशन भी है। अच्छा, ये तो हुई सरकारी पहल और ग्लोबल पहचान की बात। लेकिन AI का असर सिर्फ यहीं तक तो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये तकनीक अलग अलग पारंपरिक क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना रही है। हाँ, कई उदाहरण हैं। कुछ तो काफी चौंकाने वाले भी हैं, जैसे आयुर्वेद और फेफड़ों की बीमारी का इलाज, ये कैसे जोड़ रहा है? हाँ, वो पबमेड की एक समीक्षा है
2025 की। हाँ, मैंने पढ़ा। उसमें बताया गया है कि एआई और मशीन लर्निंग पर आधारित नेटवर्क फार्माकोलॉजी, नेटवर्क फार्माकोलॉजी, ये क्या चीज है? ये एक तरीका है जिससे समझा जाता है कि दवाएं या जड़ी बूटियां शरीर के जटिल नेटवर्क पर कैसे काम करती हैं। तो ये नेटवर्क फार्माकोलॉजी आयुर्वेद और पारंपरिक चीनी चिकित्सा टीसीएम के ज्ञान का इस्तेमाल करके इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जैसी मुश्किल बीमारियों के इलाज में मददगार हो सकती है। देखिए, ये समझना कि कई जड़ी बूटियां मिलकर शरीर में कैसे काम करती हैं, ये बहुत जटिल होता है। हाँ, बिल्कुल। शायद यही एआई काम आता है। बिल्कुल सही। नेटवर्क फार्माकोलॉजी का मूल सिद्धांत यही है कि शरीर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और दवाएं या जड़ी बूटियां इस नेटवर्क में कई जगहों पर एक साथ असर डालती हैं। अच्छा। पारंपरिक चिकित्सा में, खासकर आयुर्वेद और टीसीएम में, अक्सर कई चीजों का मिश्रण इस्तेमाल होता है। एआई इन जटिल इंटरैक्शंस और पैटर्न्स को समझने में इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा सक्षम है। ये बता सकता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन किस मरीज के लिए ज्यादा असरदार हो सकता है, जो पारंपरिक तरीकों से जानना शायद बहुत मुश्किल था। ये पारंपरिक नुस्खों के पीछे के वैज्ञानिक तर्क को समझने का एक नया दरवाजा खोल सकता है। ये तो हुई चिकित्सा की बात, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग मैदान है ज्योतिष। हाँ, वो एस्ट्रोटेक वाला। हाँ, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है, बेंगलुरु में एक एस्ट्रोटेक स्टार्टअप है, शायद मेलोहा नाम बताया गया है। वो युवाओं को एआई के मदद से एकदम पर्सनलाइज्ड ज्योतिषी भविष्यवाणियां दे रहा है। लिखा है कि वो ग्रहों की स्थिति का डेटा और ज्योतिष के सिद्धांतों का विश्लेषण करने के लिए खास एआई मॉडल और 200 से ज्यादा एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं। 200? हाँ, 200 एल्गोरिदम। ये क्या हो रहा है? ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे पारंपरिक विश्वासों या प्रथाओं को टेक्निक के जरिए एक नए, शायद ज्यादा टेक सेवी युवा दर्शक वर्ग के लिए रीपैकेज किया जा रहा है। यहाँ एआई का इस्तेमाल डेटा विश्लेषण और पैटर्न पहचानने के लिए हो रहा है, जो ज्योतिष का एक मुख्य हिस्सा माना जाता है। बेशक ज्योतिष की वैज्ञानिकता पर हमेशा सवाल उठते रहे और वो बहस अपनी जगह है। हाँ, वो एक अलग मुद्दा है। बिल्कुल, लेकिन ये तकनीक के जरिए पारंपरिक प्रथाओं के आधुनिकीकरण और व्यावसायीकरण का एक दिलचस्प उदाहरण जरूर है। ये दिखाता है कि तकनीक का इस्तेमाल कितने विविध क्षेत्रों में हो सकता है। हाँ, और विविधता की बात करें तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहल का जिक्र टाइम्स ऑफ इंडिया में मिला, आईआईटी हैदराबाद की आदिवाणी परियोजना। हाँ, आदिवाणी। ये आदिवासी भाषाओं के लिए एआई आधारित टेक्स्ट टू स्पीच और अनुवाद टूल बना रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका सामाजिक महत्व बहुत ज्यादा है। आदिवाणी का लक्ष्य है स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा से जुड़ी जानकारी को आदिवासी भाषाओं में उपलब्ध कराना। अच्छा। आप सोचिए, कितनी जरूरी जानकारी सिर्फ भाषा की बाधा की वजह से इन समुदायों तक पहुंच ही नहीं पाती। सही बात है। एआई यहाँ एक पुल का काम कर सकता है, डिजिटल डिवाइड को कम कर सकता है और जो हाशिया पर मौजूद समुदाय हैं उन्हें मुख्य धारा की सेवाओं से जोड़ने में मदद कर सकता है। ये तकनीक का एक बहुत ही सकारात्मक और समावेशी उपयोग है। ये वाकई गौर करने लायक बात है। तो हमने देखा कि कैसे एआई पारंपरिक ज्ञान को सहेजने, समझने, नए रूप में पेश करने और यहाँ तक कि भाषा की बाधाओं को तोड़ने में भी भूमिका निभा रहा है। लेकिन भविष्य में स्वास्थ्य सेवा और रिसर्च के मोर्चे पर एआई के और भी अत्याधुनिक इस्तेमाल के संकेत मिल रहे हैं। कुछ चीजें तो अभी बिल्कुल नई लग रही हैं। जैसे अमेरिका में ड्यूक यूनिवर्सिटी की एआई हेल्थ पहल है। वो 17 सितंबर 2025 को रिस्पॉन्सिबल एनएलपी पर एक ऑनलाइन सेमिनार कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल एनएलपी? हाँ, एनएलपी यानी वही भाषा समझने वाली एआई तकनीक। इसमें चर्चा होगी कि बड़े भाषा मॉडल्स, एलएलएम्स जैसे चैट जीपीटी टाइप के सिस्टम्स, हाँ, उनका इस्तेमाल डॉक्टर्स के काम को आसान बनाने और मरीजों से बातचीत बेहतर करने में कैसे किया जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। इसमें क्या चुनौतियां हैं और क्या समाधान हो सकते हैं? ये जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबल शब्द यहाँ बहुत अहम है। देखिए, एनएलपी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने की बहुत क्षमता है। हाँ, वो तो है। लाखों मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिसर्च पेपर, डॉक्टर के नोट्स का विश्लेषण करके नई दवाएं खोजने या बीमारियों के पैटर्न पहचानने में ये मदद कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही मरीजों की गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और एआई मॉडल में पूर्वाग्रह मतलब बायस जैसी नैतिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं। बिल्कुल। ड्यूक का ये सेमिनार दिखाता है कि अब फोकस सिर्फ तकनीक बनाने पर नहीं है, बल्कि उसके सुरक्षित और नैतिक इस्तेमाल पर भी है। और इसी तरह का एक और उदाहरण ऑस्ट्रेलिया से है।
वहाँ की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी है CSIRO। हाँ, CSIRO। वो लोग एक्सरे जैसी मेडिकल इमेज देखकर अपने आप रेडियोलॉजी रिपोर्ट तैयार करने वाले विजुअल लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं। मतलब AI तस्वीर देखकर रिपोर्ट लिख देगा। हाँ, कुछ ऐसी तरह ये मॉडल इमेज और टेक्स्ट दोनों को समझते हैं। अब ये टेस्टिंग फेज में है, लेकिन सोचिए अगर ये सफल होता है तो रेडियोलॉजिस्ट का कितना काम आसान हो सकता है। ये न सिर्फ रिपोर्ट लिखने में लगने वाला समय बचा सकता है, बल्कि शायद शुरुआती जांच में उन चीजों को पकड़ने में भी मदद कर सकता है जो इंसानी नजर से चूक जाएं। सही है। ये डायग्नोस्टिक्स यानी रोग निदान में AI की बढ़ती भूमिका का एक और सबूत है। भारत में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, आयुर्जीनोमिक्स परियोजना, जिसका जिक्र WHO की रिपोर्ट में भी था। आयुष मंत्रालय भी इस पर काम कर रहा है। ये क्या है ठीक आयुर्वेद और जीनोमिक्स का मेल? हाँ, आयुर्जीनोमिक्स एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और आप कह सकती हैं अनूठी पहल है। ये पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान जिसमें व्यक्ति की प्रकृति का सिद्धांत है, जैसे वात, पित्त, कफ, हाँ, प्रकृति, उससे आधुनिक जीनोमिक्स यानी व्यक्ति के जेनेटिक मेकअप के विज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश है। AI का इस्तेमाल यहाँ इन दोनों तरह के जटिल डेटा को एनालाइज करने के लिए किया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? मतलब किसी की प्रकृति और जीन्स को एक साथ जानकर क्या हासिल होगा? इसका अंतिम लक्ष्य है पर्सनलाइज्ड प्रिवेंटिव केयर, यानी व्यक्ति विशेष के लिए तैयार की गई निवारक स्वास्थ्य योजनाएं बनाना। अच्छा। आयुर्जीनोमिक्स ये समझने की कोशिश कर रहा है कि किसी व्यक्ति की जेनेटिक बनावट और उसकी आयुर्वेदिक प्रकृति मिलकर उसे किन बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाते हैं और उसके लिए कौन सी जीवन शैली, कौन सा आहार या कौन से आयुर्वेदिक उपाय ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। वाह। ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक बहुत गहरा इंटीग्रेशन है, जो भविष्य में व्यक्तिगत दवा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि AI हर जगह पहुंच रहा है, पुराने ज्ञान को नया बना रहा है, स्वास्थ्य सेवा को बदल रहा है। लेकिन इस तकनीकी दौड़ के बीच क्या हम कुछ बुनियादी चीजें भूल रहे हैं? डेक्कन हेराल्ड में नितिन सेठ का एक लेख कुछ इसी तरह के सवाल उठाता है। हाँ, वो लेख एक जरूरी दार्शनिक पहलू सामने लाता है। लेखक का तर्क है कि AI के इस युग में जहां जानकारी और जवाब इतनी आसानी से उपलब्ध है, हाँ, एक क्लिक पर, बिल्कुल, शायद जवाब जानने से ज्यादा जरूरी सही और गहरे सवाल पूछने की इंसानी काबिलियत हो गई है। ये वो क्षमता है जो हमें सोचने, विश्लेषण करने और नई दिशाओं में जाने के लिए प्रेरित करती है। लेख में इसे भारतीय दार्शनिक परंपरा से भी जोड़ा गया है, धर्म के कॉन्सेप्ट से, जिसका एक मतलब सही सवाल पूछना या अपने कर्तव्य को समझना भी है। लेखक का मानना है कि ये गहरी जिज्ञासा और सवाल पूछने की कला, इसे AI आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। AI गणना कर सकता है, पैटर्न पहचान सकता है, यहाँ तक कि भाषा भी बना सकता है, लेकिन क्या वो सच में समझ सकता है? क्या उसमें वो जिज्ञासा, वो आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, वो नैतिक दुविधा हो सकती है जो इंसान को इंसान बनाती है? ये लेख याद दिलाता है कि तकनीक बनाते समय हमें इन मानवीय मूल्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। AI के विकास के लिए नैतिक ढांचे और नियमों, गवर्नेंस की जरूरत पर भी लेख जोर देता है, जो ड्यूक के सेमिनार वाली बात से भी जोड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? हमने देखा कि कैसे भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां, खासकर TKDL के जरिए आयुर्वेद और अन्य पद्धतियों को AI की मदद से नया जीवन मिल रहा है। और इसे WHO जैसी संस्थाओं से वैश्विक मान्यता भी मिल रही है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि AI का इस्तेमाल सिर्फ आयुर्वेद तक ही सीमित नहीं है, ये ज्योतिष जैसे क्षेत्रों को नए बाजारों तक पहुंचा रहा है। हाँ। तो वहीं आदिवाणी जैसी पहलों के जरिए आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और समावेश में भी मदद कर रहा है। फिर हमने भविष्य की तकनीकों पर नजर डाली, कैसे जिम्मेदार NLP स्वास्थ्य सेवा में संवाद और कार्य प्रवाह को बेहतर बना सकता है। बिल्कुल। कैसे विजुअल लैंग्वेज मॉडल मेडिकल इमेजिंग में क्रांति ला सकते हैं, और कैसे आयुर्जीनोमिक्स जैसी पहल व्यक्तिगत निवारक देखभाल का रास्ता खोल सकती है। और अंत में हमने तकनीक की इस तेज रफ्तार के बीच मानवीय कौशल, खासकर गहरे सवाल पूछने की क्षमता और नैतिक जिम्मेदारियों के महत्व पर भी विचार किया। हाँ। ये संगम सिर्फ तकनीक और परंपरा का नहीं है, बल्कि भविष्य की क्षमताओं और जो हमारे सनातन मानवीय मूल्य हैं
उनके बीच संतुलन खोजने का भी है। भारत इस संगम में निश्चित रूप से एक अहम भूमिका निभा रहा है, अपनी सरकारी पहलों और स्टार्टअप इकोसिस्टम दोनों के जरिए। इस सारी बातचीत से मेरे मन में एक आखिरी सवाल या यूं कहें कि एक विचार कौंध रहा है। कहिए। हमने आयुर्वेद, ज्योतिष, यहाँ तक कि आदिवासी भाषाओं पर एआई के असर की बात की, लेकिन हमारे आज के स्रोतों में वास्तुशास्त्र और एआई के मेल पर कोई खास जानकारी नहीं मिली। हाँ, ये बात सही है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्या वास्तु जैसे कुछ पारंपरिक क्षेत्र एआई के विश्लेषण के लिए उतने मुफीद नहीं हैं? शायद उनमें उतना डेटा या मानकीकरण न हो, या फिर ये भविष्य में इनोवेशन के लिए एक अनदेखा अनछुआ क्षेत्र हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हर पारंपरिक ज्ञान प्रणाली की अपनी प्रकृति होती है। कुछ में डेटा ज्यादा वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और संरक्षित स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, जैसे आयुर्वेद के नुस्खे या खगोलीय डेटा। हाँ, कुछ में शायद व्यक्तिपरक व्याख्या, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस, या भौतिक स्थान, फिजिकल स्पेस का महत्व ज्यादा हो, जैसे वास्तु में होता है। तो ये हो सकता है कि वास्तु जैसे क्षेत्रों में एआई को लागू करने के लिए अलग तरह के डेटा या मॉडलिंग अप्रोचेस की जरूरत हो, जो अभी शायद विकसित नहीं हुए हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि अभी तक किसी ने उस दिशा में गंभीरता से सोचा ही ना हो। हाँ, ये भी मुमकिन है। ये निश्चित रूप से आगे सोचने और शायद भविष्य में किसी और चर्चा का विषय हो सकता है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है। इस गहन और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।